औरंगजेब मुगल शासकों में यह अंतिम और सबसे मजबूत शासक था। अकबर चूंकि बचपन में शासन किया था, इसलिए अकबर का भी शासन लगभग 50 साल था और औरंगजेब का भी शासन 50 साल था। परंतु इसका जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन के पास दोहा में हुआ था। बचपना नूरजहां के पास पला। 1637 में इसका विवाह फारस की राजकुमारी रबिया के साथ हुआ, रबिया उद दौरानी। लेकिन भारतीय इतिहास में औरंगजेब की और बाबर दोनों को मुगलों में क्रूर माना गया है। बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहां देखते हैं कि औरंगजेब को सत्ता पाना आसान नहीं था, क्योंकि शाहजहां के 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा दारा शिको, उसके बाद औरंगजेब, फिर मुराद और शाह सूजा था। शाहजहां चाहते थे कि उसका उत्तराधिकारी बड़ा दारा शिकोह बने। शाहजहां दारा शिकोह का बहुत बड़े समर्थक थे, बड़े पुत्र होने के कारण। दारा व्यक्तिगत अच्छे व्यक्ति थे। वे भारतीय कई धर्मशास्त्रों को फारसी में अनुवाद कराया, खुद अच्छे लेखक थे। तो 1656 के बाद लगभग शाहजहां बीमार रहने लगे। शाहजहां ने कथित रूप से नहीं, लेकिन शासन दारा शिकोह को सौंप दिया था। परंतु जैसे ही ऑफिशियली घोषणा उन्होंने किया, उस समय दक्षिण भारत के गवर्नर औरंगजेब था। औरंगजेब ने तुरंत दक्षिण भारत से आगरा की ओर कूच किया। पहली युद्ध उत्तराधिकारी का, कई युद्ध हुए। इसमें पहला युद्ध शाह सुजा, जो कि बनारस का शासक था, उसको हराने के लिए राजा जयसिंह आए। राजा जयसिंह और शाह सुजा के बीच पहला युद्ध हुआ। इसे बहादुरपुर युद्ध या बनारस युद्ध के नाम से जानते हैं। दूसरा युद्ध औरंगजेब जब पहुंचा तो उस समय शाही सेना के साथ घरमट की लड़ाई हुई, और घरमट की लड़ाई में बताया जाता है कि जोधपुर के नरेश जसवंत सिंह दारा शिकोह के तरफ से युद्ध किया था। जसवंत सिंह हार गए और उनकी पत्नी ने हारे हुए राजपूत के कारण उन्हें महल में नहीं घुसने दिया था, क्योंकि राजपूत होते हुए तुम हार कैसे गए, और हार गए तो वहीं मारे जाते, वापस क्यों आए हो। तीसरी लड़ाई सामुरगढ़ की लड़ाई है, और सामुरगढ़ युद्ध में औरंगजेब ने अपने साथ मुराद को मिला और फिर शाही सेना को साथ युद्ध हुआ, शाही सेना को पराजित किया। यहां पर मुसलमान सरदारों ने, जो कि शाही सेना की तरफ से, धोखा दे दिया और ये लोग औरंगजेब के साथ मिल गए। औरंगजेब ने बड़ी चालाकी से मुराद की हत्या करा दी इस युद्ध को जीतने के बाद। और यही समय था जब औरंगजेब ने पहली बार अपना राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक जैसे अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने
हिंदू और इस्लामिक दोनों पद्धति को मिलाकर करवाया। फिर उसने खंजवा के युद्ध में सूजा को पराजित किया। सूजा वहां से हारने के बाद भागकर अराकान चला गया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। वह भारत में दोबारा नहीं आया, दोबारा वह भारत लौट के नहीं आया। अब आता है देवराई की लड़ाई। इसे अंतिम युद्ध माना जाता है। चूंकि शाही सेना अब औरंगजेब के हाथों में था, भारत का शहंशाह था, उसने अपने भाई को खोजकर और अंतिम रूप से दारा शिकोह को हराता है और दारा शिकोह के लाश को हाथी में बंधवाकर पूरे आगरा घुमाता है। आगरा के सड़कों पे लोग रो रहे थे और फिर दोबारा इस्लामिक तरीके से आलमगीर के नाम से गद्दी पर बैठता है। तो ये उत्तराधिकारी की लड़ाई, प्रथम लड़ाई जो है वो बनारस युद्ध है और अंतिम लड़ाई जो है देवराई युद्ध है। और इसके हराने के बाद औरंगजेब गद्दी पर बैठ गया। औरंगजेब के शासन प्रणाली को हम 3 अलग अलग पॉलिसी के आधार पर देखेंगे। पहला आता है साउथ पॉलिसी यानी दक्षिण नीति। औरंगजेब संभल चुका था या समझ चुका था कि उत्तर भारत के अलावा अगर संपूर्ण भारत में राज करना है तो दक्षिण जाना आवश्यक है, क्योंकि पहले भी वह दक्षिण का गवर्नर रह चुका था। तो दक्षिण कैसे संभालना है उसे पता था। अकबर ने पूरे प्रांत को सूबों में बांटा था और यह सूबों में प्रत्येक सूबे का एक सूबेदार नियुक्त किया था। तो जब अकबर था उस समय शुरुआत में 12 सूबे थे जो बढ़कर 15 और अंतिम समय में 18 सूबे, ये अकबर कालीन थे, अकबर के समय। दक्षिण भारत में खासकर वर्तमान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में काफी विद्रोह हुआ करते थे और यहां पर धीरे धीरे पुर्तगाली, अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी अभी आ रहे थे। तो फ्रेंच, ये सब एंट्री मार चुके थे। मसाले के लिए इंपॉर्टेंट बीदर, बरार, गोलकुंडा और अहमदनगर, यह मूलतः इसी को जीतने के लिए काफी आपस में होड़ लगी थी। कुछ तो मुगलों के अधीन थे और कुछ मुगलों के अधीन नहीं थे। साथ ही इसी क्षेत्र में एक अन्य शक्ति जिसका नाम था मराठा शक्ति, इसका उदय हुआ था। यहां बीजापुर क्षेत्र के एक छोटे से रईस जिनका नाम था शिवाजी महाराज। स्पेशल हम शिवाजी जब पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे, लेकिन यहां पर हम शिवाजी बताना जरूरी समझते हैं क्योंकि दक्षिण भारत में शिवाजी ही अंग्रेज औरंगजेब को आने पर मजबूर किया था। शिवाजी क्या करते थे, तो प्रारंभ में एक स्थानीय छवि इनकी लुटेरों की थी जो मुगलों द्वारा एकत्रित किए गए शाही धन को वो लूट लेते थे और जिन क्षेत्रों में जाते थे वहां चौथ तथा सरदेशमुख ये वसूलते थे। चौथ 1/4 और सरदेशमुख 1/10 होता था फसल का। तो इस प्रकार इन क्षेत्रों में शासक कोई भी रहे, आपको चौथ देना पड़ेगा और सरदेशमुख देना पड़ेगा। इससे परेशान होकर महाराजा सवाई महाराज जयसिंह को औरंगजेब भेजता है और जयसिंह
और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि हुई। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरंदर संधि, पुरंदर की संधि में शिवाजी को महाराजा जयसिंह घेर लेते हैं और उन्हें 22 जून 1665 को यह संधि हुई थी और मजबूर कर दिए थे। यहां तक कि जयसिंह ने कहा कि आप आगरा आइए और आपको हम ओहदा दिलवाते हैं। शिवाजी आगरा जाते हैं और जहां उन्हें एक किले में कैद कर लिया गया और कैद होने के बाद शिवाजी फल की टोकरी में वापस भाग आते हैं और कहा जाता है कि आने के बाद वो सूरत शहर को फिर से लूटते हैं और इन्होंने धीरे धीरे कई जगहों पे कब्जा किया और बाद में ये बहुत बड़ी शक्ति मराठा शक्ति पैदा हुई। तो दक्षिण भारत में इन राज्यों को जीतकर औरंगजेब ने 3 सूबे और जोड़ दिए। तो सूबों की संख्या औरंगजेब के काल में 21 हो गई थी। ये आता है, यानी मुगल काल में सबसे अधिक क्षेत्र विस्तार जो है वह औरंगजेब के पीरियड में ही था। दूसरा इंपॉर्टेंट है धार्मिक नीति। यह इतना छाप छोड़ा क्योंकि अकबर जानता था कि अगर भारत में शासन करना है तो यहां के हिंदुओं को लेकर चलना पड़ेगा। औरंगजेब द्वारा यही एक गलती हो गई जो यहां के लोगों की मानसिकता को उसने ठेस पहुंचाई। सबसे पहले क्या आता है कि इसने जो प्राचीन कानून जिसे हम शरीयत कहते हैं, यानी धार्मिक नीति में औरंगजेब ने पहला काम किया कि कुरान आधारित शरीयत कानून लागू किया, जिससे हिंदू जनता उसके खिलाफ हो गए। इसका प्रमुख लक्ष्य यह था कि इस्लाम को पुनः स्थापित करना या दारुल ए हर्ब के स्थान पर दारुल ए इस्लाम लाना। दारुल ए हर्ब का मतलब काफिरों का देश और दारुल ए इस्लाम का अर्थ है इस्लाम का देश। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। अपने इस आदतों के, अपने इस नियमों के कारण उसे जिंदा पीर कहते हैं। यह आता है कि किसे जिंदा पीर कहा जाता है, तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। इसने वो सारे काम किए जो बाकी मुस्लिम राजाओं ने सहिष्णुता के लिए बदल दिए। जैसे सबसे पहले इसने सती को, हालांकि यह अच्छा काम था, प्रतिबंध लगाया, सती प्रथा बंद कराया। इसके बाद 1668 में जो चुंगी कर सीमा शुल्क था, सीमा शुल्क जिसको टोल टैक्स कहते हैं, वो 2.5% मुसलमानों के लिए और 5% गैर मुस्लिम के लिए, यह थोड़ा सा अंतर करना चालू किया। 1669 में सब जगह घोषणा करवा दिया कि कोई भी हिंदू त्योहार जश्न नहीं होगा। तिलक लगाना ब्राह्मणों को मना कर दिया। इसके बाद इसने तीर्थ यात्रा कर, जो अकबर ने
बंद करवाया था उसे फिर से लागू कर दिया। मथुरा और काशी विश्वनाथ जो ही बहुत जोरों से चल रहा है, इस मंदिरों को तोड़वा दिए। कहा जाता है कि इसने पुराने मंदिरों को मरम्मत करने पर रोक लगा दी और नए मंदिर बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने प्रसिद्ध नौरोज त्योहार जो बलबन ने चालू किया था वो बंद करवा दिया। 9 दिनों का त्योहार होता था। तुलादान क्या होता था? तो हिंदू राजा अपने वजन के जन्मदिन के तरफ दान देते थे। और झरोखा दर्शन जो खिड़की पर खड़ा होकर हाथ हिलाते थे वो भी बंद करवा दिया। यानी उसने पूरी तरह इसे इस्लामिक कंट्री बदलने के लिए कोशिश किया। प्रसिद्ध जजिया जिसे अकबर ने बंद किया था 1669 में, इसे फिर से चालू कर दिया। बाद में कहा जाता है कि 1705 में दबाव में आके मराठों के या अन्य सरदारों के आने में बंद कर दिया, लेकिन यह जजिया फिर से इसने लागू कर दिया। औरंगजेब की दक्षिण नीति और धार्मिक नीति से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट राजपूत नीति है। यह औरंगजेब के पतन का मुख्य कारण माना जाता है। यही नहीं, भारतीय इतिहास में यदि अगर विदेशी आक्रमण से भारत को बचाता रहा वह थे राजपूत। राजपूत भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में कंप्लीट यह राजपूताना था, जिससे आने वाले सारे विदेशी आक्रमण रुक जाते थे। कारण यह कि यहां पर हिमालय रोकता, इधर समुद्र रोकता और ये खाली जो स्थान था उसे राजपूत रोकते। यही कारण है कि राजपूतों की गद्दारी के कारण या उनके सहयोग के कारण ही यहां मुस्लिम शासन कर सके। चाहे वो बाबर रहा हो, चाहे वो दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य रहा हो, अकबर ने भी वैवाहिक संबंध बनाकर या डरा धमकाकर भारत में इन्हें शांत रखा। जहांगीर, शाहजहां, इन्होंने अपने शासन प्रणालियों में राजपूत शासकों को जगह देकर या वैवाहिक संबंध से रखा। लेकिन औरंगजेब गलती कर बैठा। गलती ये कर बैठा, एक तो उसने एक ही औरत से शादी की और दूसरा उसने हिंदू विचारधाराओं को पूरी तरह से अवहेलना की। उसकी धार्मिक नीति मूलतः राजाओं को शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिए। यही कारण है कि शाही सेना से सामूगढ़ के युद्ध में जयसिंह के लड़ने पर यह आमेर के राजा के दुश्मन बन गए। उसी तरह मेवाड़ के राजा राज सिंह को अपदस्थ करने के कारण हुए। ये वही जसवंत सिंह है जो शाही सेना की तरफ से लड़े, लेकिन इन्हें अपदस्थ करके इनके भाई को इसने गद्दी दे दी। तो इस प्रकार मुगलों और मारवाड़ों के बीच 30 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। इसने अपने चालाकी से, अपने क्षेत्र विस्तार से उनके मान्य सम्मान का कदर न करते हुए उन्हें पूरी तरह से दबाने का प्रयास किया। यही कारण है कि कंप्लीट राजपूताना औरंगजेब के खिलाफ हो गया और उसी तरह से मराठे औरंगजेब के खिलाफ हो गए। पूरे मुगल शासकों में सबसे अधिक विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल में हुआ, जिसमें जाटों का विद्रोह, मराठों का विद्रोह, राजपूताना विद्रोह और दक्षिण के विद्रोह शामिल है। इसके अलावा यहां पर घुस रहे
धीरे धीरे विदेशी व्यापारी जैसे पुर्तगालियों की हिस्सेदारी, मुगलों का, ये अंग्रेजों का, डचों का और फ्रांसीसियों का। 1664 में फ्रांसीसी भारत आए और 1600 ईस्वी में अंग्रेज। इन दोनों के बीच का फायदा दक्षिण राजा उठाने लगे और उन्हें सेंट्रल से कोई मतलब नहीं। आप समझ सकते हैं कि 1618 में औरंगजेब का जन्म होता है और 1707 तक यह शासन करता है। औरंगजेब के शासनकाल में खुद उसके पुत्र अकबर द्वितीय ने विद्रोह किया, जिसे दबाने के लिए वो दक्षिण चला गया। दक्षिण जाने का कारण यही था, और जब तक पुत्र को मारा नहीं तब तक दक्षिण रहा। इस प्रकार औरंगजेब की नीतियां काफी समय के प्रतिकूल रही और आप देख सकते हैं कि ये लगभग कितने साल, 89 ईयर्स का मुगल बादशाह था। इसे बूढ़ा बादशाह भी कहते हैं। 89 वर्ष की उम्र में यह जब तक जीवित रहा शासक रहा। इसने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अपनी पत्नी के लिए, जो रबिया थी, उसके लिए एक अपने पिता की तरह ताजमहल बनाया, जिसे काला ताजमहल, ताजमहल के नाम से जानते हैं। ये लाल पत्थर से है और इसे ताजमहल का भद्दी नकल कहते हैं। इसका दूसरा नाम बीबी का मकबरा कहते हैं। बीबी का मकबरा। या जब औरंगजेब मरा था तो उसके 4 पुत्र थे और चारों पुत्र में युद्ध लड़ते रहे और कई दिनों तक उसका लाश सड़ते रहा, तो कुछ उसके अपने आदमियों ने इस मकबरे में दफना दिया। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और इसके साथ ही हम अगला क्लास में मुगल प्रशासन पढ़ाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।